Hello student, myself Dr. Kalpana Khandelwal. Today we will discuss zinc magnesium system in phase rule class. System with concurrent melting point. What is concurrent melting? It occurs during melting of a compound when the composition of a liquid that forms is the same as the composition of the solid. It can be contrasted with inconcurrent melting. A binary system is said to be possess a concurrent melting when it melts at sharp temperature to give a liquid of the same composition as that of solid. This generally happens in two component system. Example, zinc magnesium system. सर्वसम गलांक वाले यौगिक ये क्या होते हैं? जो यौगिक स्थिर ताप पर तीव्रता से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा ठोस एवं द्रव अवस्थाओं में जिनके संगठन एक समान रहते हैं उन्हें हम सर्वसम गलांक वाले यौगिक कहते हैं। उदाहरणतः माना कि एक निकाय में A तथा B दो घटक हैं, जिसमें दो घटक हैं। ये A घटक है, यहाँ हमारा 100% A है, 100% A, 100% B है और ये यौगिक बना रहा है कौन सा? AB यौगिक बना रहा है। ये AB यौगिक, यहाँ AB यौगिक बन रहा है। ये AB यौगिक का हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। ये कहना चाह रहा है कि ये 100% A और 100% B दोनों मिलके एक नया यौगिक बनाते हैं AB, जो कि सॉलिड होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इन दोनों के बीच का होता है और वो जब पिघलता है तो उसका कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो अब देखो, ये यहाँ पे ये एक यौगिक बना, ये जब पिघलेगा तो यदि जब इसमें ठोस A मिलेगा तो ये इस अलॉन्ग मूव करेगा और इसमें जब ठोस B का यौगिक मिलेगा तो ये इस अलॉन्ग मूव करेगा और ये इनका परसेंटेज हमारा चेंज हो जाएगा। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि एक निश्चित ताप पर ठोस AB दो विभिन्न संगठन वाली द्रव अवस्थाओं के साथ समन्वय में है, अर्थात एक ही ताप पर यौगिक AB की दो विलयताएं संभव है। वक्र BC यौगिक AB के घटक A के मिलाने से हिमांक अवनमन को प्रदर्शित करता है, जबकि वक्र DE यौगिक AB में घटक B के मिलाने से हिमांक अवनमन प्रदर्शित करता है। जिंक मैग्नीशियम फेरिक क्लोराइड जल निकाय आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। हम जिंक मैग्नीशियम सिस्टम डिस्कस करेंगे। जिंक मैग्नीशियम इज अ टू कंपोनेंट सिस्टम हैविंग congruent melting point. In this system, zinc and magnesium, which melt at 419 or 420 degrees centigrade and 650 degrees centigrade, both metal enters into chemical composition and forms a intermediate compound MgZn2 and melts at 520 degrees centigrade to give a liquid of the same composition. Hence, 590 degrees centigrade is the congruent melting point of the system. In the reduced form, the system has the following four phases: solid magnesium, solid zinc, solid MgZn2 and liquid solution of zinc and magnesium. मैग्नीशियम जिंक निकाय ये दो घटक निकाय है जिसमें मैग्नीशियम तथा जिंक धातुओं द्वारा यौगिक MgZn2 बनता है। जिंक मैग्नीशियम तथा यौगिक MgZn2 के गलांक क्रमश 420 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। यौगिक स्थायी है तथा वह संगठन के परिवर्तन बिना ही पिघल जाता है। इस निकाय में चार अवस्थाएं होती हैं: ठोस मैग्नीशियम, ठोस जिंक, ठोस MgZn2, मैग्नीशियम और जिंक का द्रव विलयन। चूंकि प्रयोग स्थिर दाब एक वायुमंडल दाब पर किया जाता है, अतः वाष्प अवस्था को नगण्य किया जा सकता है। इस स्थिति में निम्न संघनित अवस्था नियम समीकरण का प्रयोग किया जाता है।
F इजिकल्स टू C माइनस P प्लस 1। ये हमारा डायग्राम है जिंक मैग्नीशियम सिस्टम का। यहाँ देखो ये 100% जिंक है, 100% जिंक है, ये 100% मैग्नीशियम है, 100% मैग्नीशियम, 100% जिंक है। यहाँ पे ये मिलके क्या बना रहा है, MgZn2 बना रहा है। ये देखो ये जिंक का मेल्टिंग पॉइंट है, ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है और ये हमारा MgZn2 का मेल्टिंग पॉइंट है। ये हमको यहाँ देखो इस वाले पॉइंट पे ये जब मेल्ट होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा और इसका कॉम्पोजिशन यहाँ पे हम चेक करेंगे तो अलग होगा, या हम करेंगे तो अलग होगा। हम इसको पूरा डिस्कस करते हैं। इसका विवेचना, सबसे पहले बिंदु ए, ये कौन सी है, ये है हमारी बिंदु ए। बिंदु ए है हमारी ये वाली बिंदु ए। यह शुद्ध जिंक के गलनांक 420 डिग्री को प्रदर्शित करता है। वक्र AC, वक्र AC कौन सा है, ये वाला वक्र AC है। वक्र AC यह जिंक की द्रवणवक फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है तथा मैग्नीशियम के मिलने से जिंक के, यहाँ देखो ये लिक्विड में क्या है, ये लिक्विड फेज है इसका। लिक्विड में हमारा मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। अब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, जब इसमें मिलेगा तो ये इस कर्व का मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और ये C पॉइंट पे आ जाता है। इस वक्त पर दो अवस्थाएं रहती हैं, ठोस जिंक तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं। संगठित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार F हमारा कंपोनेंट 2 है, फेज हमारे 2 हैं, तो क्या होगा, अर्थात यहाँ पे देखो ये हमारा एक फेज हो गया, ये हमारा दूसरा फेज हो गया। यहाँ पे हमारा जिंक सॉलिड है, यहाँ हमारा लिक्विड से उसका वो है, तो ये 2 फेज हो गए। F हमारा हो गया 1, स्वतंत्रता की कोटि 1, अतः ये एक एकचर निकाय है। अब हम बिंदु C को देखते हैं। बिंदु C हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा बिंदु C है। बिंदु C, इस बिंदु पर एक नई ठोस अवस्था क्या हो रही है, MgZn2 प्रकट हो जाती है। इस प्रकार बिंदु C पर 3 अवस्थाएं, जिंक, ठोस जिंक, MgZn2 और विलयन, ये विलयन या MgZn2, ये तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं। संगठित अवस्था नियम के अनुसार F हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एकचर निकाय हो जाएगा, अर्थात निकाय अचर है। इस बिंदु को हम क्रांतिक बिंदु तथा इस बिंदु के ताप को हम हिम क्रांतिक ताप कहते हैं, जिसका मान दोनों घटकों के गलनांक से कम है। यह वह न्यूनतम तापमान है जिस पर ठोस जिंक तथा विलयन साम्य अवस्था में रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें देखना है जैसे जैसे कॉम्पोजिशन हमारा चेंज हो रहा है, मतलब इस C पॉइंट के बाद हमारा क्या होगा, MgZn2 फॉर्म में रहेगा ये, और E के बाद हमारा ये मैग्नीशियम फॉर्म में रहेगा। ये हमें ध्यान देना है, मतलब C पॉइंट से E पॉइंट तक इतने परसेंटेज पे हमारा MgZn2 सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट रहता है। अब वक्र DC, हमें नीचे डायग्राम में देखो वक्र DC दिख रहा है। वक्र DC कौन सा हो गया, ये वाला हमारा वक्र DC है। वक्र DC, यह वक्र यौगिक MgZn2 में जिंक मिलाने पर यौगिक के गलनांक के अवगुण को प्रदर्शित करता है। इस वक्र का अंतिम बिंदु C हो गया, यह अंतिम बिंदु हमारा, जहां पर ठोस जिंक प्रकट हो जाता है। यह वक्र पर ठोस जिंक तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं, अतः संघनित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार 2 फेज हो गए, 2 कंपोनेंट हो गए। F हमारा क्या हो गया, 1, एकचर निकाय। यह वक्र पर स्वतंत्रता की कोटि 1 है, अतः यह निकाय एकचर है। बिंदु D, बिंदु D कौन सा है हमारा, बिंदु D ये वाला है हमारा, बिंदु D ये वाला बिंदु D है हमारा। इस बिंदु पर ठोस यौगिक तथा द्रव
मेल्ट का संगठन समान अर्थात Mcz2 हो जाता है। अतः बिंदु डी को सर्वागसम गलांक कहते हैं। इसका तापमान 590 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ निकाय में दो अवस्थाएं ठोस यौगिक तथा उसकी पिघली अवस्था सहम्य अवस्था में रहते हैं। दोनों अवस्थाओं का संगठन समान होने के कारण यहाँ निकाय एक घटक निकाय बन जाता है तथा इसकी स्वतंत्रता की कोटि शून्य हो जाती है अर्थात अचर निकाय है। इसकी पुष्टि संघनित अवस्था नियम समीकरण से भी होती है। F हमारा हो गया 0। वक्र DE, वक्र DE कौन सा है? इसको लेने से हमें नहीं दिखेगा, पॉइंटर नहीं ले रही मैं। आप वक्र DE आप वैसे देख लें। यह यौगिक Mcz2 में मैग्नीशियम मिलाने के कारण यौगिक के गलांक के अवगमन को प्रदर्शित करता है। इस वक्त पर संपूर्ण मैग्नीशियम यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। बिंदु E, इसे हम हिमक्रांतिक बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर ठोस मैग्नीशियम ठोस Mcz2 तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं। इस बिंदु पर स्वतंत्रता की कोटि शून्य होती है अर्थात बिंदु E अचर निकाय है। F हमारा 0 हो गया। बिंदु B, यह शुद्ध मैग्नीशियम के गलांक को प्रदर्शित करता है। वक्र BE, इसे मैग्नीशियम का द्रव्यांक कहते हैं। बिंदु B शुद्ध मैग्नीशियम का गलांक है। मैग्नीशियम में धीरे धीरे जिंक मिलाने पर मैग्नीशियम का गलांक B से E तक घटता जाता है अर्थात बिंदु E पर एक नई अवस्था Mcz2 प्रकट हो जाती है। इस वक्र पर ठोस मैग्नीशियम तथा विलयन साम्य अवस्था में रहते हैं। संघनित अवस्था नियम समीकरण के अनुसार दो फेज हैं, दो कंपोनेंट है। F बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। चूंकि स्वतंत्रता की कोटि 1 है अतः निकाय एक चर है। क्षेत्र AC, CD, DE और EB, मतलब इस क्षेत्र के ऊपर के केवल मैग्नीशियम और जिंक पिघली अवस्था में। ये देखो, ये हमारा एक क्षेत्र हो गया ये AC, DC, DE और BE। इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र है हमारा ऊपर वाला। यहाँ पे क्या है? केवल हमारा द्रव है। यहाँ पे मैग्नीशियम तथा जिंक पिघली अवस्था में है अतः यह क्षेत्र बाह्यवैरण निकाय है। AC और BE के नीचे, AC और BE के नीचे देखो ये वाला क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जिंक व द्रव है, यहाँ पे जिंक और द्रव है, यहाँ पे मैग्नीशियम और द्रव है। CDE के नीचे देखो ये CDE, इसके नीचे हमारा क्या है? ये Mcz2 का द्रव का क्षेत्र है। मैग्नीशियम और जिंक निकाय पर शीतलन का प्रभाव। माना कि चित्र में कोई निकाय पिघली अवस्था X पर है। इसे पिघाल निकाय को ठंडा करने पर X से जब Y पर ये आएगा तो क्या होगा? यहाँ देखो, ये यदि हम इस पॉइंट पर हैं और इस पॉइंट से जब हम नीचे की तरफ ठंडा करेंगे तो नीचे आएंगे तो X पर गिरता जाएगा। बिंदु Y पर ठोस Mcz2 पृथक होने लगता है। इस निकाय में दो अवस्थाएं हो जाती हैं, इसलिए ये एक चर निकाय है। ऐसे ही यहाँ हम पिघलाएंगे तो भी हमारा सेम आएगा। ताप पुनः कम करने पर गलित का संगठन परिवर्तित होता जाता है। इसे वक्र YC द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिंदु C पर ठोस जिंक प्रकट होता है। निकाय में 3 अवस्थाएं हो जाती हैं अतः बिंदु अचर है, एक अचर है। जब निकाय को अधिक ठंडा करने पर ताप में कमी या संगठन हमारा F0 आता है, कमी परिवर्तन तक नहीं होता है। इसे 3 अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। इसी प्रकार एक्स द्वारा प्रदर्शित गलित को ठंडा करने पर एक्स से Y' तक गिरता जाता है। बिंदु Y'
ठोस Mg2 को पृथक करता है। इसके पश्चात गलित का संगठन Y' के अनुसार बदलता जाता है और बिंदु E पर ठोस मैग्नीशियम पृथक हो जाता है। Now we will discuss in short in English zinc and magnesium system. I have already explained detail of this. This is the only zinc point, only magnesium point. This is the MgZn2 point. This is zinc magnesium Mz and this is magnesium MgZn2 point. This is eutectic point. This is eutectic point. This is incongruent melting point. On applying the reduced phase rule, point D constitutes a non-variant system. Point T, eutectic point, it represents the eutectic point of the system at the temperature of 345, which is the least melting point of Mg2 system. Here also three phases coexist together in equilibrium. Point E are solid magnesium, solid Mgzn2 and liquid Mgzn2. F is 0, system is non-variant. Point C, again system will be non-variant because there are three phases: solid zinc, solid Mgzn2 and liquid Mgzn2 coexist together. Area above the curve constitutes a single phase system, that is liquid melt constitute a liquid solution. Zinc and magnesium F will be 2. System is bivariant. Other area, zinc and magnesium system consist of two phases and they are univariant system. This is the in short salient features of zinc and magnesium system. Curve BC, freezing curve of zinc, and phases are zinc and melt of number of phases 2. System is univariant. Curve AE, it is called freezing curve of magnesium. Number of phases 2. System is univariant. Curve CD, again 2 phases. System is univariant. And curve DE, again Mgzn2 and melt. Phases are 2 univariant. Curve CD, area below this, again number of phases are 2 univariant and bivariant. And again the area of the zinc and magnesium, all area are discussed in short. I have already explained, so I am not explaining again. You can see the diagram and read these points.